नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र का सेट 2 सॉल्व करने वाले विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसे देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी जानकारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि मैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड होता रहूं और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, आदर्शक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। तो दोस्तों, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में जितने भी स्टेटमेंट है, अगर आप उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का, तो आप उसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। बेसिकली आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पे हम एक तरफ लिखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक तरफ हम लोग लिखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है हमें यह जानना जरूरी है, तब आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर जो है आपको बता रहा है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ये नहीं बोल रहा है कि आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को हर एक क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, खास करके इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ हम लोगों ने लिखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसे हम लोग रियल इकोनॉमिक्स के रूप में भी जानते हैं, इसे हम लोग वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल इकोनॉमिक्स जो होता है आपका पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में बताता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है, उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें एक चीज और क्या पता चलता है हम लोग को, क्या था, ठीक है, क्या था, क्या है और क्या भविष्य में होगा, और क्या भविष्य में होगा। ठीक है, ये कौन बताता है दोस्तों, ये आपको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, भारत की जनसंख्या पहले कितनी थी, अभी कितनी है और क्या होनी चाहिए आगे, ये कौन बताता है, आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसमें ट्रू और फॉल्स के आधार पर बात होती है। ठीक है, इसमें जो आंसर्स होते हैं वो एग्जैक्टली आते हैं, मतलब हम इसमें बता सकते हैं कि आंसर यही होगा एग्जैक्टली। ठीक है, जबकि वही अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, आइडल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, आइडल इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आदर्शक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ओनली अर्थशास्त्री जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, उनके विचारधारा पर देखा जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर जो है ये भविष्य से रिलेटेड रहती है। भविष्य में क्या होगा, क्या होनी चाहिए, इस पर ये बात करती है। यहां भविष्य की बात ना तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं ऐसा होगा या ऐसा ही होगा, ना इसमें हम ट्रू और फॉल्स के आधार पर अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है इसमें ज्यादा क्या होता है, डिबेट होता है, वाद विवाद होता है। ठीक है, ये हम लोग को किस में देखने को मिलता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं अगर कहूं कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप इस बार जीत रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, और कुछ कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में जो है आप ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो है ये दोनों में ये डिफरेंसेस देखने को हमें मिलता है। अब दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप आसानी से इसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं जो ऑप्शंस दिया गया उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्योंकि आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य क्या होता है, केवल परामर्श देना कि भविष्य में ये हो सकता है, ये होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रू और फॉल्स के आधार पर, फैक्ट के आधार पर ये बात नहीं करता है। बाकी सभी आप पॉइंट्स देख सकते हैं, इस पर कोई भी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, भले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर रहा हो, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड है ओनली ऑप्शन डी जो है वो बात करता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि भविष्य में क्या होगा, होना चाहिए, ये कौन बताता है, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज देखना है तो इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप स्किप करके आगे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि हम सीधा जो है आपका ओनली आंसर्स नहीं बताने वाले हैं। जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है वो जानते हैं कि मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक वीडियो का आप सभी के सामने लाता हूं, ताकि दोबारा आपको जो है ये रटना ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर और लाइक कर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों द्वारा होता है। तो बाजार शक्तियों के द्वारा जो होता है केंद्रीय समस्या का समाधान किससे होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट ऐसे भी आंसर्स दे सकता हूं, लेकिन फायदा क्या होगा, इससे रिलेटेड अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे आंसर्स दे पाओगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप उसका आंसर्स दे पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो समझ लेना जरूरी है।
ठीक है। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था के विषय में 3 तरह की अवस्था पाई जाती है। पहला दोस्तों होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर बात करें हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो सरकारी अहस्तक्षेप नीति यानी दोस्तों निजी स्वामित्व होता है इसमें, ठीक है। ऑनर अपने आप में ये आते हैं और प्रतियोगिता होता है। इस प्रकार के जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें हम लोग को कंपटीशन देखने को मिलता है, प्रतियोगिता देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, बाजार में मूल्यों का निर्धारण जो होता है बाजार की शक्तियों, मांग एवं आपूर्ति से होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह हमें कहां देखने को मिलती है? यूरोप महाद्वीप व अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो आधार होता है, कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रेरित है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक जो है दास कैपिटल में इस अर्थव्यवस्था के लक्षण बताए हैं, ठीक है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। उसमें जो होता है वो मालिक जो होता है खुद अपने स्वामित्व पर करता है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता था पूंजीवादी में, लेकिन इसमें जो है दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप होता है, याद रखिएगा, समाजवादी में, ठीक है। ये दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो पूंजीवादी था उसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है और इसमें जो होता है सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में जो होता है प्रतियोगिता जैसे शब्द अनुपस्थित होता है। कैपिटलिस्ट में आपको जो है आपका पूंजीवादी में आपको प्रतियोगिता देखने को मिलता था, कंपटीशन देखने को मिलता था, लेकिन इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में, समाजवादी में आपको किसी भी तरीका कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें जो प्रतियोगिता शब्द की अनुपस्थिति होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रचलन उदारीकरण के पूर्व, उदारीकरण कब आया था दोस्तों? हमारे इंडिया में आपका 1991 को, ठीक है, जिसे हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार का अर्थव्यवस्था का प्रचलन जो है उदारीकरण के पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, चीन, क्यूबा, साम्यवादी देशों में प्रचलित था, ठीक है। अभी भी हमें जो है बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है, चीन खास करके इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा जो है जो भारत में है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो डिपेंड करता है वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूंजी व समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों को मिश्रण है, ठीक है। तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है कहां हमें देखने को मिलता है? परफेक्ट एग्जांपल क्या है इसका? आपका इंडिया, ठीक है। भारत जो है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। आगे क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका सी आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि बाजार शक्ति हो, यानी बाजार शक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपका जो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आपको प्रतियोगिता का बात किया गया। तो प्रतियोगिता का अगर बात करें तो कौन सा होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसके बारे में समझने से पहले आपको समझना होगा कि उत्पादन संभावना वक्र दाएं से नीचे की ओर ढालू होता है, ये पूछा गया बेसिकली। तो इसमें समझना जरूरी है कि उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढालू होने का जो अभिप्राय है दोस्तों, यदि एक देश अथवा अर्थव्यवस्था एक वस्तु का उत्पादन अधिक करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों? दूसरे वस्तु का उत्पादन को कम करना होता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु के अधिक उत्पादन करने हेतु किसी अन्य वस्तु की मात्रा को क्या करना पड़ता है दोस्तों? त्याग करना पड़ता है। यानी अधिक उत्पादन के लिए क्या करना जरूरी है या क्या होना जरूरी है दोस्तों? यदि आप अधिक उत्पादन करना चाहते हैं आप तो आपको तकनीकी को जो है, जो टेक्नोलॉजी है उसे आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आपका तकनीकी विकास होना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र रिलेटेड है क्या कि आपको उत्पादन में वृद्धि करना, और अगर आप उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टेक्नोलॉजी में जो है विकास होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी को आपको आगे बढ़ाना जरूरी है, तभी आपका विकास और अच्छा से हो पाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी पूछा गया है। तो यह अवसर लागत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो अवसर लागत की धारणा जो है दोस्तों इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पत्ति के साधन सीमित है किंतु अनेक प्रयोग वाले हैं। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने का अर्थ है कि आपको अन्य उद्देश्य में लाने वाले प्रयोग का क्या करना पड़ेगा? अवसर का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि किसी साधन विशेष की एक निश्चित मात्रा दो प्रयोगों गेहूं उत्पादन अथवा मशीन उत्पादन में लगाया जा सकता है। जैसे आपके पास आपके पिताजी आपको जो है 1 लाख रुपया दिए जाके बिजनेस करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन है या तो आप उस पैसे को गेहूं उत्पादन में लगाएं या आप
मशीन उत्पादन में लगाएं, ठीक है। तो आप अगर गेहूं उत्पादन करते हैं तो आपका कितना लाख का बेनिफिट होता है, 3 लाख का बेनिफिट होता है। वहीं अगर आप मशीन उत्पादन करते हैं तो 2 लाख का आपका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेहतर प्रतिफल की दृष्टि से साधनों को जो है यहाँ पे किस के उत्पादन में लगाया जाएगा, गेहूं उत्पादन में लगाया जाएगा। इस प्रकार जो है प्रत्याग किया गया मशीनों का मूल्य उत्पादित किए गए गेहूं की मूल्य की अवसर लागत कहलाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 120 क्विंटल गेहूं जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा, पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जानना जरूरी है कि विवेकशील उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब क्या है। तो उपभोक्ता जो होता है दोस्तों वह आर्थिक एजेंट होता है जो अपने उपभोग की क्रिया द्वारा किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। यानी जब कोई उपभोक्ता अपने द्वारा व्यय किए गए, जो खर्च किए गए राशि से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे आप एक साबुन खरीदे अपने पैसा 10 रुपया लगा के, अगर आपको उस हिसाब से अगर आपका फल ना दे, रिजल्ट ना दे वो साबुन, तो आप दोबारा उस साबुन को नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट जो है आपको पूछा गया है कि अधिमान वक्र क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि जो आप देख सकते हैं 2 यहां जो है दिया गया है आपका, एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन, ठीक है। तो यहां सबसे ज्यादा उपयोगिता किसमें मिल रहा है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें, सी में, ठीक है। उसके बाद देखें तो ए में, उसके बाद बी में। तो यहां पे इसको अगर हम ऑप्शंस वाइज देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चैप्टर 1 में दिया जो है आपको पढ़ना है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी पढ़ना है, घबराने का बात नहीं है। ये जो है क्वेश्चन जो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि समष्टि और व्यष्टि में अंतर क्या है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र को जानना जरूरी है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है दोस्तों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर आदि, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे एक उपभोक्ता संतुलन ये तो नहीं होगा, एक फार्म का संतुलन ये भी नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक वस्तु का कीमत निर्धारण वो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण ये किसमें किया जाता है, अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस मॉडल पेपर में भी दिया गया है, इस बार भी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक अतिरिक्त इकाई से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होता है या परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या होता है, जब कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम तब होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा गया है, उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 2 उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये जो है मैंने प्रीवियस मॉडल पेपर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप लोग उसे देख लीजिएगा, जो उससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में, फिर से वही क्वेश्चन दिया गया, यानी ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड हो चुका है, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपका 1 मार्क्स जो यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होती है या वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में कितना प्रतिशत की कमी होती है, 8%। तो आपको क्या निकालने बोला गया, मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, यहाँ पे मांगी गई मात्रा में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन बटा क्या, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, क्या होता है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं मांग कितना दिया गया 8, मांगी की मात्रा जो कितना दिया गया 8%, तो यहाँ पे 8 लिख दिए, और आपका कीमत कितना दिया है, कीमत में परिवर्तन का कितना बात किया 4%। तो इसका अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, आंसर 2।
ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन 2 कहाँ पे दिया गया दोस्तों, बी पे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 11 में पूछा गया एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर से वर्तित होगी जब, ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, जब उपभोक्ता की आय में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, जब उपभोक्ता की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। तो मैंने पिछले बार भी बताया था, अगर मिडिल पे होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, इकाई के बराबर होता है। अगर नीचे होगा तो वो क्या होगा, इकाई से कम होगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इकाई से कम, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 से कम, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका फिक्स्ड हो चुका है कि एग्जाम में आएगा, क्योंकि सेकंड मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इतने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी क्या है, करेक्ट है। तो इनमें से जो होगा आपका सभी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। तो वस्तु एक्स जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, घटिया वस्तु कहेंगे। क्यों कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि उपभोक्ता आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता क्या देखता है, अगर पैसा आ जाता है किसी के पास तो उसके लिए जो उपयोगी वस्तु था उसे वो हीन दृष्टि से देखता है। तो वे वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता क्या करता है, हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त ना होने पर उपभोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, घटिया वस्तु कहलाता है। जैसा आपका मोटा अनाज हो गया, वनस्पति घी हो गया, मोटा कपड़ा हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो वे वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ किया जाता है। जैसे अगर चाय बनाना रहेगा तो चीनी के साथ चाय पत्ती भी चाहिए होगा, यानी चाय और चीनी जो है एक दूसरा का क्या है, पूरक है। और दोस्तों वही बात करें अगर आप पेन बिना स्याही का कभी आप लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, यानी पेन और स्याही एक दूसरा का क्या है दोस्तों, पूरक है। तो इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल रहा है, चाय और चीनी, ठीक है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है। तो मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादन फलन कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब कब दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जब औसत उत्पाद जो होता है अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया दोस्तों, जब कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट जो है उत्पादन की मात्रा क्यू तो सीमांत लागत का सूत्र होगा। तो सीमांत लागत का सूत्र उस सिचुएशन में क्या होता है, डेल्टा टीसी बाई डेल क्यू, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया देख सकते हैं, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा दीर्घकाल। किससे होगा, दीर्घकाल से, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, 20 नंबर पे क्या पूछा गया है, किस काल में उत्पादन के साधन को स्थिर और परिवर्तित साधन में विभक्त किया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी होगा, अल्पकाल, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा गया है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 जो होगा आपका, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। तो नहीं पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट है, नहीं पूछा गया इसलिए आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है 23 नंबर में, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो औसत उत्पाद में क्या होता है। तो औसत उत्पाद में उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या पूछा गया, 24 पे पूछा गया, यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पैमाने का विद्यमान प्रतिफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया,
गया है। 25 पे पूछा गया है कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगाम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सीमांत आगाम कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पे क्या पूछा गया दोस्तों? कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुल लागत बराबर क्या होता है? कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। एक उत्पादन व्यवस्था में जो होता है दोस्तों, स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों के योगफल को कुल लागत कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 27 पे कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे देख लेते हैं, क्या पूछा गया? किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति सप्लाई, ठीक है, हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 28 का जो होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है? 29 नंबर में किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से सम्य मात्रा में क्या होता है? तो सम्य मात्रा में जो होगा आपका वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन को चलते हैं, क्या पूछा गया है? किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान निकालने बोला है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक तो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन देखें और एक दिया गया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो सेम ही है, खाली जो है आपको डिमांड मांग के जगह पे आपको क्या लिखना है? पूर्ति। तो पूर्ति में जो होगा आपका क्या होगा फॉर्मूला? पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, बटा कीमत में परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 4/8 को अगर आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 0.8 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 31 पे क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सम्य कीमत की मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है? मांग अधिक की स्थिति में सम्य कीमत में क्या होगा? तो मांग अधिक की स्थिति में सम्य कीमत में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया? पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए जो होता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? न्यूनतम एवीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। ठीक है, ये जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको पूरे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बोर्ड पर। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया? पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध है? ठीक है, एआर दैट मींस क्या हो गया दोस्तों? औसत आगम, यानी आपका एवरेज रेवेन्यू, और यहां पे बोला गया है सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो इन दोनों में जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता के फॉर्म के सिचुएशन में ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते दोस्तों, क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 35 पे समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो। ठीक है, तो 35 पे पूछा गया है समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा करेक्ट, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टीआर यानी कुल आगाम जो है वक्र की ढाल क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कुल आगाम जो वक्र की ढाल होता है उसे हम लोग औसत आगाम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या पूछा गया? किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है? तो सीमांत लागत से अधिक पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ठीक है, अधिक बोला गया है इसलिए एकाधिकार होगा, बराबर होता तो पूर्ण प्रतियोगिता कहा गया था। अब यहाँ पे बोला गया है सीमांत लागत से अधिक होगी तो यहाँ एकाधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया? जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तो वस्तु की कीमत की लोच का मान डैश होता है। तो वस्तु की कीमत की लोच का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र में क्या संबंध है? तो एकाधिकार के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो आपने पढ़ा कि क्या होता है? बराबर होता है। और एकाधिकार के अंतर्गत एआर और एमआर के बीच रिलेशन क्या होता है? तो एआर जो होता है औसत आगाम जो होता है ग्रेटर देन एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू से जो है आपका एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया दोस्तों, एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर एमआर और एमसी निम्न तालिका से दर्शाया गया। मैंने इससे रिलेटेड जो है आपका सेपरेट वीडियो पे बना के रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि संतुलन की अवस्था में वह वस्तु कितनी इकाई उत्पादन करेगा। संतुलन, तो यहाँ पे संतुलन है, नहीं है, यहाँ भी है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, संतुलन है। ठीक है, तो यहाँ संतुलन की अवस्था में जो है उत्पादन कितना हो रहा है, 6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चंस के बारे में बताया, आप जाके प्लेलिस्ट में जो इकोनॉमिक्स का जो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा वहां जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपका पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सेट 2 जो है कंप्लीट कर लिया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। याद रखिएगा दोस्तों एक बात कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भले नहीं आए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप बिल्कुल एग्जाम में नहीं फंसोगे अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जितने व्यूज जाते हैं उस हिसाब से अगर आपका लाइक कमेंट प्रीफर रहा तो मैं रेगुलर वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। और अपना कमेंट करके नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो पसंद आया या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।